नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, पिछला लेक्चर हमारा थोड़ा सा स्टक हो गया था। अब क्या करें, इतना ज़्यादा टेक्निकल ग्लिचेज आ जाता है तो ये अपने हाथ में है नहीं। यही सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाता है एजुकेशन का, जो बोल सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन का, कि आपके अंदर में होता नहीं है। इतना ज़्यादा कभी कभी स्टक हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये सब टेक्निकल है, थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ पर थे इसमें? हम लोग जो क्या किया था, हम लोगों ने बिम्स्टेक के बारे में पढ़ा था। तो बिम्स्टेक का हमने देख लिया था, उसका कितने कंट्रीज में मेंबर हैं, हेड क्वार्टर उसका कहाँ है। प्लस इसमें क्या हमने देखा था यहाँ पर, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। ढाका बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर। मेंबरशिप जानते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और भूटान और नेपाल। प्लस इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि मतलब रीजनल कोऑपरेशंस को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, इंटरनेशनल पीस को लेकर, कोऑपरेशन को लेकर, ये सारा चीज़ काम करती है। आज के समय में दोस्तों जितना भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस होता है ना, उसमें सारा चीज़ का ऑब्जेक्टिव सेम ही होता है। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को लेकर, पीस स्टेबिलिटी को लेकर, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो बोल सकते हैं कि आपको ट्रेड को लेकर, डिस्प्यूट्स को लेकर, चाहे वो एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर, तो ये सब सारा चीज़ उनका फोकस होता है। ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, मानव को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को लेकर, किसी भी समाज का, सोसाइटी का पूरा विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो ये सब उनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव इतना एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये मेंस नहीं, तो मेंस में आपको इस तरह का लिख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। प्लस ये सब आपको ध्यान रखना, प्लस उनके द्वारा जो रिपोर्ट निकला वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला हमारा देखें, जो हम उससे आगे बढ़े, तो अगला हमारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो ये आपको ध्यान रखना, IPEF जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका देखें तो लॉन्च 2022 में किया गया था टोक्यो में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो स्ट्रक्चर देखें, 4 पिलर्स के अराउंड इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। पिलर 1 क्या होता है? ट्रेड के लिए। पिलर 2 सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए। पिलर 3 क्लीन इकोनॉमी के लिए। फिर पिलर 4 फेयर इकोनॉमी के लिए। इंडिया इसने ज्वाइन किया पिलर 2 टू पिलर 4 ऑफ IPF, वाइल इट हैज मेंटेन एन ऑब्जर्वर से पिलर 1। तो पिलर 1 में इसने क्या किया? ऑब्जर्वर स्टेटस रखा, क्योंकि ट्रेड को लेकर हम उतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि डेवलप कंट्री से एक मतलब कदम कदम मिलाकर नहीं चल सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। बहुत ज़्यादा डेवलप है, तो क्या होगा, हमारा हमें पूरा अपना मार्केट खोलना। जैसे आपने देखा तो जो चाइना का RPC निकला था, जो रीजनल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क था उसका, उसमें क्या था, सबसे बड़ी जो दिक्कत वाली बात यह थी कि जो चाइना के द्वारा वो निकाला गया था, उसमें क्या था कि आपको पूरी तरीके से अपना मार्केट खोलना पड़ेगा। तो जैसे आप न्यूजीलैंड हो गया, या बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हो गया, या अमेरिका हो गया, तो पूरा अगर आप जीरो ट्रेड अगर आप रखते हैं, जो जीरो ट्रेड जो फेयर है, मतलब कि जो आपको कस्टम ड्यूटी रहता है, वो अगर पूरा जीरो कर देते हैं, इसको आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। तो अगर वो कर देते तो फिर क्या होता है कि पूरा मार्केट जब आप खोल देते तो फिर बाहरी जो पूरा डंप होना शुरू हो जाए। जैसे चाइना का देखते बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे देश में डंप हो गया। जैसे दिवाली के समय में आप देख लीजिएगा, तो जो मतलब यहाँ के जो छोटे लघु उद्योग है, जो छोटा छोटा मतलब बोल सकते हैं कि जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, जो मतलब दिया बना रहे हैं, किसी तरह से दीप बना रहे हैं, लाइट्स बना रहे हैं, या बोल सकते हैं कुछ पटाखा या किसी तरह का, तो उनका वो चीज़ नहीं बिक रहा। मूर्ति तक बोला जाता है कि चाइना का, मतलब क्योंकि मूर्ति का जो फेस देखिएगा वो थोड़ा सा चाइना का मतलब जो कल्चर के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? छोटा छोटा आंख मिलेगा। जो हमारे एक बार जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भी इस चीज़ पर मतलब कि बोल सकते हैं कटाक्ष उन्होंने किया था, कि मूर्ति वहां से ऐसा बन रहा है कि मतलब मूर्ति देख के लग रहा है चाइनीज मूर्ति है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मतलब पूरा मार्केट पर कैप्चर हो जाता है, समझ रहे हैं ना? तो कैप्चर होता है, तो यहाँ का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से क्या होता है, गिरने लगता है। आप सही से मतलब बिजनेस है चल रहा है, लोगों में गरीबी, मतलब गरीबी और ज़्यादा बढ़ रहा है। आप क्या होता है, नौकरी तो चलिए सरकारी नौकरी आप उतना दे नहीं सकते, तो कम से कम बिजनेस भी एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, प्राइवेट ट्रेड करना पड़ेगा आपको। इसलिए सरकार द्वारा ये सब चीज़ को जल्दी खोला नहीं जाता है। इसलिए बड़े बड़े जो कंट्री, जो डेवलप कंट्री होते हैं, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रेड का जो एक मतलब जो एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें आप देखा होगा, जो हार्ले डेविडसन का जो गाड़ी होता है, किस तरह का महंगा जो कार होता है या गाड़ी होता है, उसमें हमने 100% तक टैक्स लगाया है, जो भी अमेरिका से आता है। तो इसलिए ट्रंप अभी गुस्सा भी गए हैं, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, आप सभी जानते हैं कि क्या उनका पूरा रवैया है इस चीज़ को लेकर। उसने पूरे तरीके से ट्रेड वेड को पूरा उलट फेर कर दिया, पूरा मतलब विश्व पूरा एकदम डर में है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि सबके देश में भी संकट हो गया अभी। सबका जो दाम देख सकते हैं, चाहे वो सोना है चांदी, सबका रेट क्या हो रहा है, एकदम मतलब आसमान छू रहा है। तो ये सब एक ट्रेड का डिस्प्यूट होता है। तो यही एक तरह से बहुत सारे उस चीज को बनाया जाता है, समझ रहे हैं ना, पिलर को। तो इंडिया ने क्या किया, ट्रेड का पिलर को ज्वाइन नहीं किया, बाकी 2 से 4 तक सारे पिलर को ज्वाइन किया है। मेंबर्स को देख ले तो 14 कंट्रीज के मेंबर्स है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस और न्यूजीलैंड। ऑब्जेक्टिव क्या है कि तो एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, फेयरनेस, कॉम्पिटिटिवनेस इंडो पैसिफिक रीजन में आपको पूरा होना चाहिए। इस तरह से ये बॉडी को आपको बनाया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है।
और देखते हैं कुछ कुछ इनिशिएटिव्स लाया जाता है, आईपीएफ या अप स्किलिंग इनिशिएटिव्स, इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है वुमेन्स को, गर्ल्स को, इकोनॉमिक्स को में जो इमर्ज आज के समय इकोनॉमी कर रहा है उसमें जॉब के लिए मतलब उनको स्किल दिया जाता है। फिर क्रिटिकल जो मिनरल डायलॉग है वो भी इसके अंदर जो मिनरल को मैप किया जाता है। फिर कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक गोल्स बनाया जाता है आईपीएफ कंट्रीज के जितने मेंबर्स हैं। तो ये सब सारा इनिशिएटिव्स है जो कि आईपीएफ द्वारा यहाँ पर बनाया गया है। फिर अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एससीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम एससीओ बोलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ पर एससीओ बोलते हैं। चलिए, तो एससीओ में जो हम बात करेंगे दोस्तों, तो अभी जो 24th समिट हुआ था, 24 जो मीटिंग हुआ था हमारा समिट जिसको बोलते हैं ऑफ द काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, तो इसमें देखेंगे कभी हेड ऑफ स्टेट के बीच में मीटिंग होता है, कभी डिफेंस मिनिस्टर के बीच में, हेड ऑफ डिफेंस जो मिनिस्टर होते हैं वो उनके बीच में मीटिंग होता है, कभी देखेंगे तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जो सारे देश को, तो उसके बीच में मीटिंग होता है। तो ये मीटिंग का आपको यहाँ देखेंगे, देखने को मिलेगा एससीओ के अंदर। इसका जो मतलब अगर आप देखेंगे मीटिंग हुआ कहा था, जो 24th समिट था काउंसिल ऑफ हेड, तो वो अस्ताना कजाकिस्तान में था। कहाँ था? अस्ताना कजाकिस्तान में, जिसका हेड क्वार्टर आप देखेंगे बीजिंग और चाइना है। कहाँ पर हेड क्वार्टर इसका? हेड क्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में इसका दिया गया हेड क्वार्टर। अगर हम यहाँ पर बात करें इसका जेनेसिस की, कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो ये आपको संघाई समिट 2001 में, जिसमें रसिया, चाइना और किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान उस समय का जो सबसे पहला मेंबर था 2001 में जब इसका स्थापना किया गया था, तो ये सारे कंट्री उसके मेंबर थे। फिर अभी के समय में देखेंगे तो एससीओ का कितना है? 10 मेंबर है। कितने मेंबर है? अभी 10 मेंबर है, जिसमें कि चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, ये मेंबर आपको याद रखना पड़ेगा, ये बॉडी के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। तो कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान जो 2023 में मेंबर बना, और बेलारस जो 2024 का ये लेटेस्ट डाटा है, एग्जाम में पूछा भी गया था कि बेलारस अभी लेटेस्ट मेंबर बना है एससीओ का। फिर अगर यहाँ 2015 की बात करें दोस्तों, तो जो हुआ था, तो रसिया, तो एससीओ डिसाइड टू एडमिट इंडिया एंड पाकिस्तान एट ए फुल मेंबर्स, तो बताया गया था कि रसिया और 2015 में ही मतलब इंडिया को, पाकिस्तान को फुल मेंबर्स का दर्जा भी दिया गया था। ऑब्जर्वर स्टेटस में देखें तो अफगानिस्तान, मंगोलिया, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, कब इसका आपको स्थापना किया गया था। तो तभी जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, कि मतलब कि जो टेररिज्म को लेकर, सेपरेटिज्म को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर, ये सब सारा चीज़, जैसे एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर भी जो रैट्स बनाया गया, इसको क्या बुलाता है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि मतलब यहाँ पर बनाया गया किसके अंदर में? ये एससीओ के अंदर में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर एससीओ के अंदर देखें तो काशी, जो कि वाराणसी में सभी लोग जानते हैं, इसको डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल किया गया था एससीओ का। तो आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल किसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया? तो ये काशी वाराणसी में जो है उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। फिर अगला देखिए, हमारा अगला है नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या है नॉन अलाइंड मूवमेंट? आप जानते हैं जब देश आज़ाद हुआ था उस समय ये नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया गया था। हमारे देश के उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा यह चीज़ ज्वाइन किया गया था, बनाया गया था, तो फाउंडिंग मेंबर ही रहे थे। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तो बताया जाता है इसने भी क्या किया, जो क्यूबा है उसको रिमूव किया है। उस नॉन अलाइंड मूवमेंट के जितने मेंबर है उसने बोला है जो क्यूबा को रिमूव करना यूनिलेटरल टेररिज्म लिस्ट से, जो यूएस का जो लिस्ट बनाया गया टेररिज्म को लेकर, उसने बहुत सारे देश को इस लिस्ट के अंदर डाला, उसमें क्यूबा को यहाँ पर हटाना है। फिर अगर देखें तो इसका जो ओरिजिन हुआ था, रूट्स अगर देखें तो बैंडगंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ था? बैंडंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में, उसमें इसको बनाया गया था नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल। तो क्या हुआ था उस समय दोस्तों? बाइपोलर वर्ल्ड था। आप जानते हैं सभी, जब देश आज़ाद हुआ था उसमें बाइपोलर वर्ल्ड था, मतलब रसिया जो यूएसएसआर था, आप सभी लोग जानते हैं, और प्लस अमेरिका था। ये दोनों के बीच में एकदम जैसे आज के समय में जो चल रहा है पूरा झगड़ा, उसी समय उस समय वार चलते रहता था, कभी इकोनॉमी को लेकर, कभी ट्रेड को लेकर, कभी मतलब वेपन को लेकर। तो ये वार उस समय चलता, एक बाइपोलर वर्ल्ड था। तो उसमें क्या था, इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया के पास एक मतलब बोल सकते कन्फ्यूजन में था कि हम किससे जुड़े, क्योंकि सार्क मेंबर से भी हम लोग जुड़े हुए थे, आप सभी लोग जानते हैं, जो मतलब यूएसएसआर जो मेंबर था उससे भी हम लोग जुड़े, जहाँ से हमने सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल था रिपब्लिक का, ये सब सारा हमने अडॉप्ट किया। तो फिर इंडिया ने सोचा कि चलो हम दोनों मेंबर के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारा जो अपना इंटरेस्ट है उसी के साथ रहेंगे। तो उसने इसलिए नॉन अलाइनमेंट क्या होता है? आप किसी के साथ मतलब एक पक्ष में आप नहीं है, समझ रहे हैं ना, इसी को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है। तो ये जो फॉर्मली क्या होता है, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नॉन एनएएम समिट का बेलग्रेड में, सर्बिया में, जो पहला इसका समिट हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बेलग्रेड जिसको सर्बिया जो जगह है वहाँ पर हुआ था। तो इसमें क्या करता है, यहाँ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज को यहाँ आपको प्रमोट किया जाता है। कोल्ड वार जो टेंशन जो चल रहा था उसमें इसको रिड्यूस करना था। कोल्ड वार में क्या होता है, इस समय कोल्ड वार में इसको किस तरह का यहाँ पर बम बारूद ये सब यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें जो वार होता है वो ट्रेड को लेकर होता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेकर होता है।
और प्रोवाइड करता है न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस को इसमें मेंबर ज्वाइन करने के लिए। मेंबरशिप की बात करें तो 120 कंट्री है, जिसमें कि अभी देख ले बहुत जितने भी सारे मेंबर्स भी हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज है, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मेंबर्स ने यहाँ पर प्लेज लिया था, प्लेज का मतलब क्या दोस्तों, उसने मेंबर्स जो थे इसके उसने शपथ लिया था कि हम फॉर्मल अलाइनमेंट नहीं करेंगे जो कि मेजर पावर ब्लॉक्स है, जैसे यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, इन लोगों के साथ हम क्या करेंगे, जो ट्रेड एक्टिविटी है उतना ही तक सीमित रखेंगे। ये नहीं कि उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे और उन्हीं के अनुसार चलेंगे, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड या नहीं था, उसमें बाइपोलर वर्ल्ड था, इसलिए ये चीज़ बनाया गया था। तो इतना चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है किसके बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में। अगला हमारा क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अगर हम बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यहाँ पर साइन किया गया $500 मिलियन का क्या साइन किया गया, लोन साइन किया है, जो कि सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आपको दिया जाता है। एशियन में जितने भी एशियन कंट्रीज होते हैं, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे जितने भी, चाहे श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो जो एशियन कंट्रीज होते हैं वहाँ पर इस तरह का लोन दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर हेडक्वार्टर, मनीला फिलीपींस में। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है। और इसका देखिए जेनेसिस, जो मतलब सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में हुआ था। आपको मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल एक बैंक है दोस्तों, जो लोन देता है आपको, अलग अलग कंट्री को लोन दे, लेकिन ज़्यादा जो ये लोन दिया जाता है ये डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है, जो एशियन जितने भी कंट्रीज है। इसका अगर एम क्या है कि प्रोस्परस, इंक्लूसिव और रिजिलियंट सस्टेनेबल आपको एशिया और पैसिफिक रीजन होना चाहिए पूरी तरीके से। ये लोन देता है, ग्रांट देता है, टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है मेंबर कंट्रीज को, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ पर इंडिया भी बहुत सारा लोन आपको यहाँ से लिया है, इंडिया को ही मिला बहुत सारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया है। फिर अब मेंबरशिप देखें तो अभी इसका कितने 69 मेंबर्स है, जिसके 49 कौन है, एशिया के हैं। पैसिफिक एशिया के देखें तो 20 पैसिफिक के मेंबर्स है और 20 मेंबर्स आउटसाइड से है। तो ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि इसके मेंबर्स कहाँ से, आपको सिर्फ एशिया के नहीं, मेंबर्स इसके एशिया के साथ साथ आपको पैसिफिक और अलग अलग कंट्री के भी रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इंडिया क्या है, इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया कौन सा मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। अलग देखें इसमें अदर की फैक्ट, एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है इसका टॉप शेयर होल्डर्स कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है। तो जापान सबसे ज़्यादा और यूएस जो 15.6% टॉप शेयर होल्डर, सबसे ज़्यादा जो पैसा जो लगा हुआ जापान और यूएस का लगा हुआ। फिर चाइना देखें तो 6.4% स्टेक है चाइना का। इंडिया का 6.3 है। तो इंडिया का चौथा है, पहला जापान यूएस का है, तीसरा पे चाइना है, चौथा पर इंडिया है। फिर ऑस्ट्रेलिया का 5.8% है। और इसकी सेक्रेटरीट की बात करें दोस्तों, इसका एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका सेक्रेटरीट देखें तो फॉर द एससीएसी, इसका कोई सेक्रेटरीट यहाँ पर एक एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं बताया गया है, लेकिन सर्व एज ए सेक्रेटरीट फॉर द सासेक, एक्टिंग एज ए तापी सेक्रेटरीट सिंस 2000। तापी में मतलब सेक्रेटरीट बताया जा रहा है, लेकिन इसका कोई सेक्रेटरीट उस तरह का है नहीं, बस बाकी मतलब बीजिंग वीजिंग में बोलते रहते हैं हम एडीबी का या किस तरह का, क्योंकि ये बैंक है, इसका क्या सेक्रेटरीट आपको रहेगा। चलिए अगला देख रहे न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला क्या हमारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर यहाँ पर देखें तो इंडिया ने क्या किया, 2 बिलियन यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इंडिया ने पैसा नहीं लिया है यहाँ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक में से इंडिया ने पैसा नहीं लिया है, इंडिया ने पैसा दिया है। तो इंडिया ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया, जो कि ये पैसा किसको मिलेगा, डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा, जो इसके मेंबर्स हैं, जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का, जिससे हमने वहाँ देखा उसी तरह से ये भी होता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर देखे ये संघाई चाइना में, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, संघाई चाइना में। एस्टेब्लिशमेंट देखे तो 2014 में एग्रीमेंट साइन किया था 6 ब्रिक्स समिट में, जो कि ब्राजील में, ब्राजील, रसिया और इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा। मेंबर्स आपको ओपन है, कोई भी मेंबर्स आपको यूनाइटेड नेशंस के इसके बन सकते हैं। ये मोबिलाइज करते रिसोर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाता है। कैपिटल देखे तो 100 बिलियन का कैपिटल आपको यहाँ पर ऑथराइज किया गया है। इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल $50 बिलियन का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है फाउंडिंग मेंबर्स का। न्यू मेंबर्स देखे 2021 में बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट और उरुग्वे, ये आपको न्यू डेवलपमेंट बैंक्स के मेंबर्स बने। वोटिंग पावर देखे तो वोटिंग पावर ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स विल नॉट फॉल बिलो 55। तो जो फाउंडिंग मेंबर्स है, इसका फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, इसका ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ। जो ब्रिक्स के जो मेंबर है उसका जो वोटिंग परसेंट 55% से ज़्यादा नहीं, कम नहीं होना चाहिए। और बाकी जो मेंबर बन रहे हैं उसका वो वोटिंग होगा 55%, लेकिन जो मेजर वोटिंग है वो इसका फाउंडिंग मेंबर्स का टोटल वोटिंग पावर का। 2022 में देखें तो एनडीबीएच इंडिया का रीजनल ऑफिस आपको गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। जो इंडिया का रीजनल ऑफिस गुजरात में यहाँ पर इसको क्या किया गया, आपको बनाया गया रीजनल ऑफिस जो एनडीबी का है। चलिए, तो आप जानते हैं गिफ्ट सिटी इसको बुलाया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी को गिफ्ट सिटी के नाम से जाना जाता है।
अगला देखेंगे दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्या है हमारा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? तब क्या होता है यहाँ पर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें, जिसको हम AIIB बोलते हैं, अगर देखें तो इसका जो हेड क्वार्टर होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना, बीजिंग चाइना में इसका भी हेड क्वार्टर है। कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है? बीजिंग चाइना में इसका हेड क्वार्टर है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2016 में हुआ था, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक की तरह इसको हम यूज करते हैं। फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपको दिया जाता है एशिया में, और उसके बाद जो लोग हैं इसमें जो जुड़े हुए कंट्री, मेंबर 110 मेंबर है वर्ल्ड वाइड, पूरा देख ले तो 96 फुल मेंबर्स है, 14 प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स है, इंडिया भी इसका अपना मेंबर फाउंडिंग मेंबर है। चाइना इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, 26.6% इसका पूरा इसमें शेयर है। जो करंट वोटिंग शेयर देखे और वीटो पावर ये भी चाइना का ज़्यादा है। फिर इंडिया का देखे तो 7.6% है, रसिया का थर्ड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर इंडिया है, तो वोटिंग पावर भी इंडिया का सेकंड नंबर पर आएगा। 2018 में देखे तो जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसको जो परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, किसको? यूनाइटेड नेशंस के जितने जनरल असेंबली, यूएन इकोनॉमिक काउंसिल को यहाँ दिया गया था। मतलब इसको दिया गया था इसमें, किसमें? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और यूएन इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में यहाँ पर एक परमानेंट स्टेटस का दर्जा दिया गया था। फिर अगला देखें इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ISA जो कि पेरिस COP21 पेरिस जो 21 का जो पेरिस हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जिसको COP15 बोलते हैं हम वहाँ पर, तो ये चीज़ आपको 2015 में हुआ था। COP21 2015 में हुआ था UNFCCC का, उसी में ये आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो एक बॉडी है, एक संस्था आपको बनकर निकल कर आया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें, इंपॉर्टेंट आपके लिए हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें अभी रिसेंटली क्या हुआ, अर्मेनिया ने ज्वाइन किया, 104 नंबर पर है। मतलब इसका देख सकते हैं टोटल, एग्जाम में पूछा गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, इसमें ये पूछा गया था कि मतलब 30 मेंबर है, नहीं दोस्तों, इसमें 100 से ऊपर मेंबर, 104 मेंबर है। 104वां मेंबर अर्मेनिया बना जो रिसेंटली ज्वाइन किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। तो कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अगर जेनेसिस की बात करें तो इंडिया और फ्रांस 2015 में इस चीज़ को बनाया था, ज्वाइंटली उन्होंने दोनों ने मिलकर इस संस्था को यहाँ पर गठन किया था। UN पेरिस क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस था COP21 का, ये चीज़ ध्यान रखना, COP21 पेरिस जो पेरिस का एग्रीमेंट था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें? कि इफिशियंट यूज करना सोलर एनर्जीज का, सोलर एनर्जी को फैसिलिटेट करना, प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, और ग्रीन जो कार्बन इमिशन है उसको कम करना है। ये देखें तो यहाँ पर टुवार्ड्स 1000 स्टडी से ये गाइड किया जाता है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब हमको 1000 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट क्या करना है इसमें? मोबिलाइज करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट इतना करना सोलर एनर्जी सॉल्यूशन 2030 तक। एक टुवार्ड्स 1000 स्टडीज का मतलब ये होता है। और एनर्जी भी हमको क्या करना, 1000 मिलियन पीपुल तक पहुंचाना है। मतलब 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख होता है। 10 मिलियन कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। 100 मिलियन 10 करोड़ हो गया। तो ये 100 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचाना क्लीन एनर्जी का पूरा मतलब जो टारगेट है 2030 तक। फिर इंस्टॉलेशन क्या करना, 1000 गीगावाट का सोलर एनर्जी कैपेसिटी भी इंस्टॉल करना। तो देख रहे 1000 स्ट्रेटजी को यही चीज़ से आपको बताया गया। तो ये पूछा जा सकता है 1000 स्ट्रेटजी का मतलब होता क्या है? मिटिगेट करना ग्लोबल सोलर इमिशंस को, जो 1000 मिलियन टन ऑफ CO2 जो एवरी ईयर हर एक साल निकलता है, इसको क्या करना, कम करना है। मेंबर्स देख ले दोस्तों, 104 मेंबर, जो अर्मेनिया भी सबसे लेटेस्ट मेंबर यहाँ पर बनकर निकल कर आया है, वो चीज़ ध्यान रखना। इसके अंदर कुछ कुछ इनिशिएटिव्स आपसे पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में ही पूछा गया था। वन सन, क्योंकि जानते हैं पूरा दुनिया में एक ही मतलब सूरज है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। तो मतलब यहाँ पर जो देशों का यह मतलब मानना है कि मतलब एक ही ग्रिड सिस्टम बनाया जाए, जहाँ से बिजली पैदा हो सूरज के पूरे मदद से, किरण के मदद से, पूरे सोलर एनर्जी से, और वो पूरे बिजली को पूरे देश में बांटा जाए। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो इंडिया में हो रहा सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया में हो रहा तो वो बांग्लादेश को भी दिया जाएगा, श्रीलंका को दिया जाएगा, नेपाल को भी दिया जाएगा। तो वन सन वर्ल्ड वर्ल्ड वन ग्रिड का यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया। तो डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को यहाँ पर कॉमन ग्रिड के साथ कनेक्ट किया जाएगा। सोलर टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर भी बनाया गया, कैपेसिटी बिल्डिंग करवाया जाएगा, सोलर फैसिलिटी यहाँ पर दिया जा रहा है, मेगा सोलर फैसिलिटी यहाँ पर मल्टी जो डॉलर ट्रस्ट फंड है, बहुत सारे मतलब इसमें आपको फंड दिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम अंडर गारंटी कंपोनेंट ऑफ ईसाज ग्लोबल सोलर फाइनेंशियल सोलर फैसिलिटी डेवलप्ड ऑफ लार्ज स्केल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हो, जो सोलर पार्क हो गया, ISA जो सोलर फेलोशिप है, मिड कैरियर प्रोफेशनल, ये सब सारा चीज़ में करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि दोस्तों आपको रिपोर्ट्स यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ईज ऑफ डूइंग सोलर, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होता है, वैसे ईज ऑफ डूइंग सोलर रिपोर्ट है। इसमें सोलर एनर्जी फ्रेंडली पॉलिसीज आपको मेंबर नेशंस में क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बताता है। फिर स्केलिंग सोलर एप्लीकेशंस, ये फॉर एग्रीकल्चर, ये भी इसके द्वारा, सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप है, ये भी किसके द्वारा निकाला जाता है, आपको ISA के द्वारा निकाला जाता है। इतना इन्फॉर्मेशन कम से कम आपको इसमें याद रखना है। अगला का क्या हमारा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एजेंसी को देखे, इसका जो
शॉर्ट फॉर्म है एरेना, इसको बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर का है दोस्तों अबू धाबी यूएई में है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? अबू धाबी यूएई में है। ये क्या है कि ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, जो कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ये एजेंसी है। इसमें क्या होता है कि प्रपोजल दिया जाता है, मतलब वो जेनेसिस इसका क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 1981 में हुआ था, जो कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसके अंदर इसका गठन किया गया था नैरोबी केनिया में। फिर इसका फाउंडेशन आपको बॉन जर्मनी 2009 में इसको लाया गया था। 75 स्टेट इसके समय मेंबर थे, अभी के समय 169 कंट्रीज के मेंबर है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। ये क्या करता है कि प्लेटफॉर्म देता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को, कंट्री को सपोर्ट करता है एनर्जी ट्रांजिशन में। जैसे आप एनर्जी को ट्रांजिशन करना चाहते हैं, आप कोयला से क्या करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ, मतलब क्लीन एनर्जी को ट्रांजिशन करने में मदद करता है, प्रमोट करता है। रिपोर्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पर निकाला जाता है, जिसमें COP28 का जो आउटकम था उसको यहाँ पर क्या किया जाता है, ट्रैक किया जाता है। फिर अगर देखें तो एनर्जी ट्रांजिशन कमिटमेंट आपको जो वो भी यहाँ पर दिया जाता है। फिर 473 जो गीगावाट का जो मतलब टारगेट है जो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, उस पर ये बात किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। बाकी रिपोर्ट्स देखें तो रिन्यूएबल एंड एनर्जी आउटलुक फॉर एशियन, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड जॉब्स, ये सब सारा चीज़ इसके द्वारा एरेना के द्वारा यहाँ पर निकाला जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला देखिए CDRI। CDRI का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, नेक्स्ट कोalition फॉर डिजास्टर। तो यहाँ तक दोस्तों क्लियर आपको हो रहा होगा। किसी तरह का अगर डाउट हो रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत आ रही है तो आप जरूर बताएं। कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो इसका देखिए तो हेडक्वार्टर इसका भी इंडिया में न्यू दिल्ली में है। रिसेंटली क्या हुआ कि कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मार्क किया गया, 5th एनिवर्सरी ये मनाया इसने। इसका 2019 में इंडिया द्वारा यहाँ पर यूएन क्लाइमेट समिट हुआ था, उसमें इंडिया ने क्या किया, इसका गठन किया। 40 कंट्रीज है, 7 ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, 43 पूरा अभी कंट्रीज हो गए। ग्लोबल पार्टनरशिप अब देखें तो नेशन, यूएन एजेंसी, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर, ये सब सारा चीज़ में जुड़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, यहाँ पर क्लाइमेट डिजास्टर रिस्क इंश्योरेंस, ये सब सारा चीज़ें आपको इसमें बताया जाता है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर फंडिंग वंडिंग जो कोऑर्डिनेशन है, टेक्निकल सपोर्ट, ये सब कैपेसिटी बिल्डिंग सारा चीज़ आपको दिया जाता है। इनिशिएटिव जो दिया गया CDRI के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आइलैंड स्टेट्स, DRI कनेक्शन प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सलेटर फंड, ये सब सारा फंड इसके द्वारा यहाँ पर दिया गया। और रिपोर्ट्स की बात करें और इंडाइसेस जो निकाला जाता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन, किस किस संस्था के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में था जो हमने यहाँ पर देखा। एक हम लास्ट देख लेते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिग कैट अलायंस क्या होता है दोस्तों? जो 7 तरह के जो प्रजाति है कैट का, जिसमें आप कौन कौन सा कैट और बिग कैट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये घरेलू बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्ली का जो जो कैट, जिसको मौसी बोलते हैं आप, जैसे क्या बोलते हैं उसको, टाइगर की मौसी बिल्ली को बोलते हैं, उसी ये बिग कैट की बात किया था। यहाँ पर लायन आ जाता है, इसमें 7 तरह के जानवर आते हैं। तो बिग कैट में आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन आता है, लायन आ जाता है, फिर आपको टाइगर आ गया, कभी कभी यही पूछा था। फिर जगवार आप देखते हैं, जो गाड़ी के नाम से आप देखते होंगे, जगवार हो गया। फिर आपका जो चीता आ जाता है, जो इंडिया में चीता अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये 7 है इसमें। और इसमें कौन सा आता था, लेपर्ड हो गया। लेपर्ड आप देखते हैं, इसको तेंदुआ बोलते हैं। फिर से एक हमारा हो गया स्नो लेपर्ड, जो हिम तेंदुआ होता है, मतलब हिमालय से पर आपको मिलेगा। ये सब सारे जो मतलब कि बोल सकते हैं कि जानवर इसमें बिग कैट के अंदर आते थे। 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कुछ जानवर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक हमारा कौन है, पूमा। जो पूमा ब्रांड देखते हैं, इसका जूता चप्पल ये सब सारा चीज़ आप पहनते हैं। बाकी आपने पूमा तो कभी देखा नहीं होगा, तो ये ब्रांड ही आप देखते रहते हैं। तो ये क्या किया कि यहाँ पर IBCA साइन हुआ इंडिया के बाद। इंडिया ने क्या किया, इस चीज़ को बनाया है, इंडिया और बहुत सारे कंट्री ने मिलकर। लेकिन इंडिया का एक जेनेसिस था, ये इंडिया का अपना बोल सकते हैं एक अपना मतलब एक प्रपोजल था, जो कि यहाँ पर साइन किया गया, मेंबर बना गया इंडिया के द्वारा, रेटिफिकेशन भी किया गया इसको लेकर, कंजर्वेशन को लेकर। तो हेडक्वार्टर देख ले इसका इंडिया में है। ये इंडिया 50 जो ईयर्स हुआ है प्रोजेक्ट टाइगर का, आप जानते हैं 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आपको लॉन्च किया गया था। मतलब 1972 में बना था, लेकिन 1976 में एक प्रोजेक्ट आपको लॉन्च हो गया था, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया था। तो 1973 से आप देख ले तो 50 साल इसका मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो 2023 में जो प्रोजेक्ट टाइगर का, उसमें ये चीज़ आपको यहाँ पर बनाया गया। तो इसमें निकारागुआ, इस्वातिनी, सोमालिया, ये सब इसने भी ज्वाइन किया है। इसको क्या कहता है कि यहाँ ग्लोबल कोऑपरेशन को, कंजर्वेशन आपको 7 बिग कैट्स को यहाँ पर आपको कंजर्व करना, इसमें कि टाइगर, लायन, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, चीता हो गया, जगवार हो गया, पूमा हो गया, और उसके हैबिटेट्स को, जहाँ पर वो रहते हैं, उसके पूरा एरिया को आपको क्या करना है, कंजर्व करना, बचाव करना है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर
इंडिया के पास सारे कैट्स हैं, हमने चीता को भी यहाँ मंगा लिया, भले इंडिया में चीता का विलुप्त हो गया 1952-53 में ही, लेकिन पूमा और जगुआर इंडिया में नहीं है। मल्टी कंट्री मल्टी एजेंसी कोलिशन भी है 95 बिग कैट्स कंट्रीज के, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज है, यूएन मेंबर्स भी इसमें एलिजिबल हैं, 9 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काम करते हैं, ये चीज़ आपको। और फंडिंग भी दिया गया, 150 करोड़ का ही फंडिंग 5 साल के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन से क्या था, रिलेटेड था। चलिए, तो ये हमारा किसके था, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में था, जो हमने यहाँ पर क्या किया, डिस्कस किया। इसके बाद जो हमारा दोस्तों इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, तब तक जुड़े रहिए स्काई एकेडमी 360 के साथ, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस हमारा ऐप भी है गूगल प्ले स्टोर पर। और दोस्तों ये सारा लेक्चर आपको अभी फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जा रहा है। मैंने डिस्कस भी किया, आपको मैंने प्रूफ भी दिया, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, बीपीएससी का क्वेश्चन दिया, इससे ज़्यादा मैं क्या प्रूफ दे सकता हूँ। अभी बोलिए, अभी तो दरोगा क्वेश्चन हुआ नहीं है, दरोगा का एग्जाम की दरोगा का भी आपको क्वेश्चन बता दूँ, होगा तो मैं उसका भी आपको यहाँ पर प्रूफ दूंगा। तो विश्वास रखिए, लेक्चर को अटेंड कीजिए, लेक्चर को देखिए, प्लस आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारा टेस्ट सीरीज भी हो रहा है, वो टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए। अभी तो दिवाली दुर्गा पूजा का समय है, तो बहुत सारे स्टूडेंट घर गए हुए, लेकिन उसके बाद भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। बहुत सस्ता में, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में, आपको कोई मतलब उसका प्राइस ही नहीं है, समझिए। 5 रुपया 10 रुपया में आपको टेस्ट मिल रहा है, आके प्रैक्टिस कीजिए। वो भी ऑफलाइन दिया जा रहा है, पूरा आपको माहौल दिया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, पूरा एकदम एसी वाला क्लास दिया जा रहा है, पूरा पानी की व्यवस्था, सैनिटेशन का फैसिलिटी। तब जाकर स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं कि चीज़ फैसिलिटी देने के बावजूद। तो फिर अगर इतना फैसिलिटी में नहीं की जाए तो कैसे काम चलेगा, आप ही बताइए। तो कम से कम प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।